नमस्कार, मैं हूँ एसआर गोखले। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023 के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, 1 जुलाई 2024 से नए विधान लागू कर दिए गए हैं। तो पुराने विधानों की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके नए विधानों में जो नया प्रावधान दिया गया है उनको हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पुराना जो अधिनियम सीआरपीसी 1973 था उसमें कुल 484 धाराएं थी, जबकि अब जो नया विधान लागू हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें कुल 533 धाराएं हैं। यह विषय हमारे लिए यानी कि पुलिस अनुसंधान के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यायिक प्रक्रिया के लिए है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर पुलिस अनुसंधान से संबंधित उसी के नजरिए से हम यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने उन धाराओं को शामिल किया गया है जो नए सिरे से इसमें जोड़ी गई है, और अनुसंधान के लिए विशेष तौर पर उन धाराओं का हमारे लिए क्या महत्व है उसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जो परिभाषाओं का खंड है, उसमें बीएनएसएस की धारा 2(1) में कुछ नए शब्द जोड़े गए हैं। जैसे कि बीएनएसएस की धारा 2(1) में दृश्य शब्द इलेक्ट्रॉनिक शब्द को जोड़ा है और इसको परिभाषित भी किया गया है। तो इसकी परिभाषा जो दी गई है उसको हम एज इट इज पढ़ के देख लेते हैं एक बार। दृश्य शब्द इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेरित है और इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रयोजन के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी सूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी है जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो दृश्य शब्द यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया है धारा 1(2) में। अगला जो शब्द है धारा 2(1) में जमानत को परिभाषित किया गया है। धारा 2(1) में जमानत पत्र को, धारा 2(1) में बंद पत्र को परिभाषित किया गया है। तो जमानत और जमानत पत्र तथा बंद पत्र, ये तो आप सभी भली भांति इनको जानते हैं। अगला जो यहाँ पर शब्द दिया गया है धारा 2(1) में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जो बीएनएस 2023 है उसमें जो घटना की सूचना अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलती है तो उसको भी हमें अभिलिखित करना है, उसके तहत भी एफआईआर की जा सकती है, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होगी उसको यहाँ पर धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। तो इसको जैसा परिभाषित किया गया है, जैसा पुस्तक में लिखा गया है, इस शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल है उसको हम समझ लेते हैं। किसी भी लिखित, मौखिक, सचित्र जानकारी या वीडियो सामग्री का संचार, प्रेषित या हस्तांतरित करना, चाहे एक व्यक्ति से व्यक्ति में हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हो, या एक व्यक्ति से एक डिवाइस में हो, या एक डिवाइस से किसी व्यक्ति में हो, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से जिसमें टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण, या एक कंप्यूटर या दृश्य श्रव्य प्लेयर या कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही शामिल किए गए हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके। ये जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे परिभाषाओं में यहाँ पर उनको जोड़ा गया है। इनका प्रावधान पुराना जो अधिनियम सीआरपीसी 1973 था उसमें शामिल नहीं थे ये, इसलिए बीएनएसएस 2023 में इनको जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। एक जो सामुदायिक सेवा है बीएनएसएस की धारा 23 में, इसको भी परिभाषित किया गया है, क्योंकि जो सजा का प्रावधान होता है उसमें सजा के तौर पर एक सामुदायिक सेवा की सजा को भी नए सिरे से इसमें जोड़ा गया है, जबकि ये सामुदायिक सेवा पुराने अधिनियम में नहीं थी। तो धारा 23 के अनुसार सामुदायिक सेवा को किस तरह से परिभाषित किया गया है या सामुदायिक सेवा क्या है उसको हम देख लेते हैं। इसके अनुसार न्यायालय किसी दोषी को सजा के रूप में ऐसा कार्य करने का आदेश दे सकता है जिससे समुदाय को लाभ हो, किंतु दोषी द्वारा किए गए ऐसे कार्य के लिए वह पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा। अब सामुदायिक सेवा किन मामलों में दी जाएगी इसका भी प्रावधान बीएनएस 2023 की धारा 4(च) में कुल 6 प्रकार के ऐसे अपराध है जिन अपराधों को अगर कोई व्यक्ति करता है
तो उन्हें सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। तो बीएनएस 2023 की धारा 4 यानी कि F 4F में वो 6 प्रकार की सजाएं कौन कौन सी है उनको हम समझ लेते हैं। विधि विरुद्ध धन अर्जित करना, धारा 84 का उल्लंघन, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का प्रयास करना, साधारण चोरी, मानहानि या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करना, आम शांति भंग करना। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है जो बीएनएस धारा 4 में दी गई है तो उसे सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। अधिकतम सजा का भी प्रावधान इसमें किया गया है जो कि पहले 14 साल था सीआरपीसी 1973 में। अब उस अधिकतम सजा को बीएनएसएस में 20 साल कर दिया गया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो कानूनी प्रावधान है उसमें सजा का किस तरह से उल्लेख किया गया है वो हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपको दिखाया है। इस चार्ट में आप सबसे पहले देख रहे होंगे सामुदायिक सजा है जो कि इस नए अधिनियम में जोड़ा गया है। सबसे छोटी सजा सामुदायिक सजा है और सबसे बड़ी सजा जो आप बाएं तरफ देख रहे हैं मृत्यु दंड की सजा या फांसी की सजा। तो ये ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा कि जो सबसे बड़ी सजा है उसमें जो बार है वो छोटी है, जबकि जो सबसे छोटी सजा है उसमें बार बड़ा है। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि जो सामुदायिक सजा है न्यायालय अधिक से अधिक प्रकरणों में इस सजा के माध्यम से ही प्रकरणों का निकाल करेगी, क्योंकि अधिकतर इसी टाइप के अपराधों की संख्या ज्यादा होती है। अब सामुदायिक सजा तो आपने समझ लिया है और अंतिम जो सबसे बड़ी सजा मृत्युदंड वो आपने समझ लिया है। बीच की जो सजाएं हैं उनको बारे में भी हम समझ लेते हैं। सामुदायिक सजा के बाद में अगले सजा होती है, उससे बड़ी सजा होती है आर्थिक सजा या जुर्माना। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें जुर्माना भरने पर आरोपी बरी हो जाता है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जुर्माने की रकम दे दी जाती है। उससे भी बड़े प्रकार के यदि कोई अपराध होते हैं तो उसमें कारावास की सजा होती है। और ये कारावास की सजा किसी को 2 महीने भी हो सकती है, साल भर भी हो सकती है, 3 साल, 7 साल या अधिकतम उसमें पुराने अधिनियम के तहत 14 साल की सजा होती थी कारावास की सजा। अब कारावास की सजा के मामले में अधिकतम सजा 20 साल कर दी गई है। अब इसके बाद कारावास से संबंधित अपराध यदि और जघन्य है तो फिर उसके लिए और बड़ी सजा होगी। इसके लिए यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो आजीवन कारावास की सजा को भी अब नए सिरे से परिभाषित किया गया है, यानी कि उस आरोपी का शेष प्राकृतिक जीवन काल जेल में ही व्यतीत होगा, उसको आजीवन कारावास कहा गया है। इससे पहले कुछ अलग प्रावधान थे वो हम अब इसमें यहाँ पर जो कि उसका शेष प्राकृतिक जीवन है तब तक उसको लागू होगा। कुछ ऐसे अपराध हैं जो जघन्य से जघन्य होते हैं, जिनमें हत्या और महिलाओं संबंधी जो जघन्य अपराध है, बच्चों के संबंध में जो जघन्य अपराध है, उनमें जो मृत्युदंड की सजा आरोपी को सुनाई जाती है। तो ये लगभग बहुत ही साल भर में आप देखते होंगे कि कितने लोगों को फांसी की सजा मिली है, कभी कभार ही सुनने को आता है। तो अधिकतर तो जो सामुदायिक सजा के रूप में कुछ केसों का निकाल हो जाएगा और कुछ आर्थिक सजा या जुर्माने में निकाल हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो कम ही परसेंटेज में कारावास की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो एफआईआर होने के बाद भी न्यायालय में राजीनामा पेश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारंट के बिना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करना, एक ये अच्छा प्रावधान है। बीएनएसएस की धारा 35(7) एक नया प्रावधान किया गया है और इसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि किसी मामले में 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान यदि है और उसमें अभियुक्त अशक्त है या उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए ऐसा अधिकारी जो डीएसपी रैंक से कम के पद का ना हो, यानी कि डीएसपी या उससे ऊपर वाले अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। तभी हम इस प्रकार के अभियुक्त को जो अशक्त है या उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तभी हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रावधान है बीएनएसएस की धारा 35(7). अब दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जो
तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जाती है उसको रिकॉर्ड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएनएसएस की धारा 105 एक नया प्रावधान है और आप आए दिन देख रहे होंगे कि जब से ये अधिनियम लागू हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उसके बाद के प्रकरण में यदि जब्ती की कार्रवाई की जाती है या तलाशी की कार्रवाई की जाती है तो उसमें वीडियोग्राफी होना अनिवार्य है और उस वीडियोग्राफी को अविलंब अपने अधिकारिता वाले न्यायाधीश को न्यायालय में भेजना भी अनिवार्य किया गया है। तो उसमें यदि लापरवाही किसी ने की होगी तो उनको, आपने देखा होगा, अल्टीमेटम जारी उनका हो रहा है, उनको सजाएं भी मिल रही है। तो इस तरह की लापरवाही ना हो, इसलिए ये जो धारा है 105 बीएनएसएस की, इसका पालन करना हमें बहुत अनिवार्य है और बहुत सावधानी से किसी भी प्रकरण में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करें और उसको रिकॉर्ड भी करें। इसमें जो प्रावधान दिया गया है इसमें देखेंगे हम, किसी स्थान की तलाशी व तलाशी के दौरान यदि वस्तुओं की जब्ती करना हो, जब्त वस्तुओं की सूची तैयार करना है और गवाहों द्वारा उस सूची पर हस्ताक्षर करने की जो कार्रवाई है उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, और मुख्य तौर पर यहाँ पर मोबाइल को महत्व देते हुए मोबाइल फोन शब्द का भी उल्लेख किया गया है, मोबाइल फोन के द्वारा रिकॉर्ड करना अनिवार्य बताया गया है और उसके बाद उक्त रिकॉर्डिंग को अविलंब अधिकारिता वाले न्यायालय को भेजना भी अनिवार्य किया गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है। अब इस धारा का हमारे लिए इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यदि पुलिस इस धारा के तहत कार्रवाई करती है, किसी प्रकरण में वीडियोग्राफी भी पेश करती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 100% उस अभियुक्त को सजा मिलना ही है, क्योंकि वीडियोग्राफी को हम मिटा नहीं सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, वो एज इट इज वहां पर दिखाई देगी। अगला है व्यक्तियों का पुलिस के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना, यानी कि किसी कार्यवाही में पुलिस यदि आम जनता से मदद लेना चाह रही है तो आम जनता का यह कर्तव्य होगा, यह दायित्व होगा कि वह पुलिस की मदद करे। बीएनएसएस की धारा 172 एक नया प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ले जा सकती है, यानी उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर सकती है, या फिर यथासंभव उसे 24 घंटे की अवधि से पूर्व मुक्त कर सकेगी। अब देखिए यहाँ पर 24 घंटे से पूर्व मुक्त कर सकेगी, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि तक पुलिस थाने में भी रख सकती है। और आप सभी को पता होगा कि जेल की स्थिति अलग होती है और पुलिस थाने का हवालात की स्थिति अलग होती है। तो पुलिस थाने के हवालात में अगर व्यक्ति 2 घंटे भी अगर रह लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा होती है, क्योंकि वहां पे जो दहशत होती है वो अलग ही दिखाई देती है। हालांकि सुविधा सभी रहती है, वहां पर शौचालय की सुविधा रहती है, पानी की सुविधा रहती है और भोजन भी उसको समय पर दिया जाता है, लेकिन एक जो घुटन वहां महसूस होती है व्यक्ति को, वो जो जेल में व्यक्ति है उसके तुलना में थाने के हवालात में ज्यादा होती है। तो चलिए, ये अच्छा प्रावधान है बीएनएस की धारा 172। अब अगली धारा यहाँ पर है प्रारंभिक पूछताछ करना, यानी कि कोई प्रकरण ऐसा मिला है, कोई सूचना ऐसी मिली है जिसमें तत्काल एफआईआर करने की आवश्यकता है या नहीं है, तो उसके बारे में भी हम प्रारंभिक पूछताछ कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है बीएनएसएस की धारा 173(3). यह एक नया प्रावधान है। किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना पर जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से अधिक हो किंतु 7 साल से कम है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए डीएसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी से प्रारंभिक जांच की अनुमति ले सकता है। तो यह भी एक अच्छा प्रावधान है। किसी मामले में तत्काल एफआईआर न करते हुए उस अपराध की प्रकृति को समझने के लिए प्रारंभिक जांच की जा सकती है। इसके लिए भी एक अवधि निर्धारित की गई है, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट की जो कार्रवाई होती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि पहले जो विधान थे उसमें मजिस्ट्रेट एक तरफा कार्रवाई करते थे, लेकिन अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट को जो लोक सेवक का वरिष्ठ अधिकारी है उससे सलाह मशवरा करना अनिवार्य कर दिया गया है, कुछ भी परिवाद को एक्सेप्ट करना या फिर उसमें कुछ भी निर्णय देने से पहले। तो बीएनएसएस की धारा 175(4) एक नया प्रावधान है। और यदि किसी लोक सेवक द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई घटना होने पर कोई परिवाद न्यायालय में संज्ञान में आता है तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देने से पूर्व लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से
घटना के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। तो ये अच्छा प्रावधान है। आप लोक सेवक के विरुद्ध यदि उसने कर्तव्य के दौरान कोई गलती हुई है या कोई घटना उससे घटी है तो उसमें न्यायालय सीधी कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले उसकी प्रारंभिक पूछताछ कर सकेंगे। उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में भी अब विचारण कंटिन्यू रहेगा। ये भी एक अच्छा प्रावधान है। बीएनएसएस की धारा 356 एक नया प्रावधान है। जब अपराधी मुकदमे की कार्रवाई से बचने के लिए यदि वो भाग जाता है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं होती है तो न्यायालय आरोपी की अनुपस्थिति में मामले का विचारण प्रारंभ कर देगा और उसका अर्थ वही होगा कि मानो आरोपी के उपस्थिति में ही विचारण किया जा रहा है। और भी उसमें अच्छा प्रावधान है जो कि पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। नए विधान में एक ये महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, यानी कि साक्ष्य संरक्षण नीति। पहले के जो प्रावधान उसमें पुराना जो अधिनियम है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई गवाह अगर कोर्ट में जा रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी या उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय या क्या बंदोबस्त किए गए हैं, इसका कोई प्रावधान पुराने अधिनियम में नहीं था। नए अधिनियम में राज्य सरकार इसके लिए एक सुरक्षा नीति तैयार करेगी, एक योजना तैयार करेगी जिसमें साक्ष्य को संरक्षण मिले। तो बीएनएसएस की धारा जो 399 है एक नया प्रावधान है। इस धारा में साक्षी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षी सुरक्षा योजना तैयार करें। तो ये साक्षियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रावधान। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो यहाँ पर मैंने छोटा सा विश्लेषण यानी कि जो तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है या अन्य कोई सुझाव वगैरह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो विवेचना संबंधी कोई कार्रवाई या आपको अगर कोई मदद चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे जो ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।